बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1965 की जंग में ऑपरेशन जबर अल्टर क्यों बुरी तरह नाकाम हुआ? उस वक्त के चीफ जनरल मूसा ने क्यों ये कहा कि मेरे नौजवानों के पास लड़ने के लिए पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं है? और जंग के दौरान उस वक्त के पाकिस्तान के सदर जनरल अयूब खान रात की तारीकी में अपने देरीना दोस्त मुल्क चीन क्यों गए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर 1965 की जंग के बारे में जानना है तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। सन 1965 की पाकिस्तान इंडिया जंग को 55 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। ये जंग जहां पाकिस्तान की तारीख का दरख्शा बाप समझा जाता है, वहीं कुछ ऐसे शवाहिद भी मिलते हैं कि मामलात वो नहीं थे जो बताए जाते हैं। वैसे तो ये जंग 6 सितंबर 1965 को शुरू हुई, जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बैनुल अक़वामी सरहद को पार किया। लेकिन तारीख दानों के मुताबिक ये जंग 26 अप्रैल 1965 को शुरू हुई थी, जब पाकिस्तानी फौज ने रन कच्छ के इलाके में केंजरकोट और बिहार बेट के इलाके पर कब्जा किया था। चंद रोज बाद बरतानिया के वजीर आजम हैरोल्ड विल्सन ने दोनों मुल्कों की हुकूमतों के दरमियान सुलह करवाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की। चुनाचा 30 जून 1965 को दोनों मुल्कों ने जंग बंदी के एग्रीमेंट पर साइन किए और ये मामला एक बैनुल अक़वामी ट्रिब्यूनल के हवाले कर दिया गया। जुलाई 1965 में कश्मीर और पाकिस्तान की अफवाज ने कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवाने के लिए एक गोरिल्ला ऑपरेशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन जबर अल्टर का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन की प्लानिंग अयूब खान के कहने पर 12 डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांड जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने की थी, जबकि उस वक्त के वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सेक्रेटरी खारजा अजीज अहमद की हिमायत भी हासिल थी। दोस्तों, ऑपरेशन जबर अल्टर की जिम्मेदारी मुस्लिम फातिहीन से मौसूम तारिक, कासिम, खालिद, सलाउद्दीन और गजनवी नाम के 5 दस्तों के हवाले की गई थी। इस ऑपरेशन की मदद के लिए एक इजाफी ऑपरेशन भी तश्कील दिया गया था और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था नुसरत। ये तमाम दस्ते 24 जुलाई 1965 को अपने अपने महाजों पर रवाना हुए और 28 जुलाई को ये ट्रुप्स अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। मगर इसके बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि बिलखसूस कश्मीर की तारीख का अलमनाक बाब है। ये पांचों दस्ते अपने मिशन पर बुरी तरह नाकाम हुए और सिवाय गजनवी के, जिसने बढ़ल और इसके करीब के इलाकों पर अपना कब्जा कायम कर लिया था और इस गजनवी दस्ते को मुकामी आबादी की हिमायत भी हासिल थी, सारा का सारा ऑपरेशन जबर अल्टर मुंतशर होकर दम तोड़ गया। इस नाकामी की कई एक वजूहात थी। पहली वजह तो ये थी कि इस ऑपरेशन में शामिल गोरिल्ला दस्तों की ट्रेनिंग ही मुकम्मल नहीं थी। फिर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और खुफिया इदारों के इंफॉर्मेशन के मुकाबले में इंडिया का अपना हिफाजती निज़ाम काफ़ी बेहतर था और इंडिया ने मुतासरा इलाकों में किसी भी किस्म की गड़बड़ को रोकने के लिए मौसर तरीके का इस्तेमाल किए थे। पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने ऑपरेशन जबर अल्टर की नाकामी के बाद ऑपरेशन ग्रैंड सलाम शुरू किया, जिसका मकसद इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मौजूद इंडियन आर्मी की सप्लाई लाइन काटने की गर्ज से रेल के वाहिद राब्ते को मुनक़ता करने के लिए अखनौर पर कब्जा करना था। मगर ये ऑपरेशन भी वक्त के लिहाज से सही इंतखाब ना होने की वजह से नाकामी से दो चार हुआ। पाकिस्तान की अस्करी माहिरीन का कहना है कि ऑपरेशन सलाम ऑपरेशन जबर अल्टर से पहले हो जाना चाहिए था। ऑपरेशन जबर अल्टर की नाकामी के बाद ऑपरेशन ग्रैंड सलाम महज एक खुदकुशी जैसा था। 25 अगस्त को इंडियन फौज ने दाना के मुकाम पर कब्जा कर लिया। अब इंडियन आर्मी मुजफ्फराबाद के करीब थी। उस वक्त के चीफ जनरल मूसा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो इंतहाई गुस्से की हालत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास पहुंचे और कहा कि मेरे नौजवानों के पास लड़ने के लिए पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं है। 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने बैनुल अक़वामी सरहद को पार कर लिया, जिसकी खबर अयूब खान को सुबह 4 बजे के करीब मिली। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग का आगाज शुरू हुआ। पाकिस्तान के कुछ इलाके इंडिया के कब्जे में और इंडिया के कुछ इलाके पाकिस्तान के कब्जे में आ गए। 11 सितंबर 1965 को सेक्रेटरी डिफेंस नज़ीर अहमद ने जनरल अयूब को बताया कि कुछ मुल्कों ने पाकिस्तान को असला देने से ही इनकार कर दिया है। 15 सितंबर को अमरीकी सदर जॉनसन ने जंग बंदी और अमन की दरख्वास्त की। उसी दिन इंडिया ने भी सलामती कौंसिल में बयान दिया कि हम जंग बंद करने के लिए तैयार हैं, मगर उसके बावजूद भी दोनों मुल्कों की जंग जारी रही। 17 सितंबर को चीन ने एक और बयान जारी किया, जिसमें इंडिया से कहा गया कि वो मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करें। पाकिस्तान ने चीन की इस बात और इस बयान का खैर मकदम किया। ये वो टाइम था जब मगरबी ताकतों ने पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू किया कि वो जंग बंदी का समझौता कबूल कर लें। अहम बात तो यह है
کہ خود پاکستان بھی مسئلہ کشمیر کو فوجی طاقت کے بجائے سفارتی طریقہ کار سے حل کرنے کے حق میں تھا۔ اس ٹائم پر پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان نے بہتر یہ سمجھا کہ وہ اپنے دیرینہ دوست ملک چین کے وزیر اعظم چو این لائی سے جا کر ڈائریکٹ مشورہ کریں۔ چنانچہ 1920 ستمبر 1965 کی درمیانی رات جنرل ایوب خان پشاور سے ایک ایروپلین کے ذریعے بیجنگ پہنچے اور دوسری ہی رات واپس بھی آ گئے۔ ایوب خان کے دورے کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا اور پاکستان میں بہت کم لوگوں کو اس بات کی معلومات کا علم ہو سکا۔ ایوان صدر میں روزمرہ کے معمول کو بڑی سختی کے ساتھ برقرار رکھا گیا تھا۔ صدر ایوب خان کے لیے صبح کی چائے لے جانے والا اسی طرح سے ٹرے میں ناشتہ سیٹ کر کے ان کے کمرے تک لے کر گیا اور خالی ٹرے واپس لے کر آیا۔ ایوان صدر کے سیکورٹی گارڈ کو بھی ذرا سا شک بھی نہ ہوا کہ ایوب خان اندر موجود نہیں ہے۔ اسی دورے میں ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے چو این لائی اور مارشل چین زی کے ساتھ 2 طویل ملاقاتیں کی اور ایوب خان نے چینی رہنماؤں کو ساری صورتحال کی تفصیلات کے بارے میں بتایا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ انڈیا نے کس طرح اپنی نومیریکل طاقت کے بل بوتے پر جنگی برتری حاصل کرنا شروع کر دی ہے اور انڈیا کو کس طرح مغربی ممالک کی مسلسل حمایت حاصل ہے۔ اب مغربی ملک سوویت یونین کو ثالثی کردار ادا کرنے پر راضی کر رہے ہیں۔ دوستو، چین کے چو این لائی نے کہا کہ نومیریکل طاقت کی جیت عوام کے عزم کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ ایوب خان نے کہا کہ پنجاب کا میدانی علاقہ دشمن کی بڑھتی ہوئی فوجیوں کے خلاف گوریلا کارروائیوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ہر چھوٹی بڑی نہر اور ٹیلے کو مورچے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چینی دوستوں نے پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان سے کہا کہ پاکستان کو مذاکرات کی میز پر آنے کے بجائے ایک طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، جس پر جنرل ایوب خان نے پوچھا کہ آپ کا یہ پریشر کب تک برقرار رہے گا۔ چو این لائی نے ایوب خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ جب تک آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، چاہے آپ کو پہاڑوں کو پسپا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ دوستو، کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ جنرل ایوب خان نے کہاں اور کس موڑ پر غلطی کری جس کی وجہ سے جبر الٹر ناکام ہوا۔ آپ کے پیار اور محبت کا بہت شکریہ۔